दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति में इस समय एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे या बढ़ते छात्र आंदोलन के बीच सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? यह सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं है, यह सरकार की राजनीतिक रणनीति, युवाओं के भरोसे और लोकतांत्रिक आंदोलनों की ताकत का भी सवाल है। अगर सरकार इस्तीफा नहीं लेती है धर्मेंद्र प्रधान का, तो क्या आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा या फिर यह आंदोलन लंबा चलेगा और मोदी सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बन जाएगा? आज हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेंगे। हम इतिहास, राजनीति और आंदोलनों के अनुभव के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या-क्या संभावनाएं या आशंकाएं बन सकती हैं। सरकार इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहेगी? सबसे पहले सरकार के नजरियों को समझना जरूरी है। किसी भी सरकार के लिए किसी मंत्री का इस्तीफा केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होता, बल्कि राजनीतिक संदेश भी होता है। यदि सरकार दबाव में इस्तीफा लेती है तो विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा। इससे भविष्य में हर बड़े आंदोलन में मंत्रियों के इस्तीफे की मांग और तेज हो सकती है। यही कारण है कि अधिकांश सरकारें शुरुआत में दबाव के सामने झुकने से बचती है। ऐसी स्थिति में सरकार आमतौर पर 3 रणनीतियां अपनाती है। आंदोलन के समय के साथ कमजोर होने देना, यानी आंदोलन को चलते रहने देना और उसे थकने की स्थिति में पहुंचा देना। वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श खड़ा करना, नैरेटिव खड़ा करना, आंदोलन पे तरह तरह के आरोप लगा के उसे बदनाम करना। प्रशासनिक स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश के बीच ही कुछ ऐसा भी हो जाए जिस पे आंदोलनकारियों को पर आरोप लगा करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और आंदोलनकारियों को उनके आंदोलन की जगह से खदेड़ दिया जाए। इसलिए केवल मांग उठने भर से इस्तीफा होना तय नहीं माना जा सकता है। इस मामले में एक बात गौर करने वाली यह भी है कि सरकार इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी हुई है कि प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा सरकार संकेत दे रही है। और पिछले 2 दिनों में सरकार कई घोषणाएं कर चुकी है कि ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके और जनता में ये मैसेज दिया जा सके कि देखिए, सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान करना या सख्त कानून बनाना, जिसकी घोषणा वह बार बार करते रहे हैं। और सख्त कानून था भी पहले, उसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था। अब नया कानून लाने जा रहे हैं जिसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या? अभी जिस दिन ये ऐलान कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी दिन 2024 नीट पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी जो संजू मुखिया है, उसे इस बिना पर कोर्ट ने बरी कर दिया कि जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाए। तो जिन पे आरोप लगते हैं, अगर उनके खिलाफ सबूत ही नहीं होंगे तो उनको सजा क्या होगी? जब सबूत ही नहीं होंगे तो सजा ही नहीं होगी, तो 10 करोड़, 1 करोड़, 10 साल, इन सब का कोई मायने नहीं रह जाता है। हालांकि सरकार इन्हीं सब रास्तों से एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वह छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है और पेपर लीक मामले पर कठोर कार्रवाई करती दिख रही है। लेकिन छात्र आंदोलन इस पर टिका हुआ है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। विपक्ष भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। इसलिए सरकार को 2-2 मोर्चों पर
मैनेज करना पड़ रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो सदन में इस्तीफा मांग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का और सदन नहीं चलने दे रहा है, दूसरी तरफ सड़क पर आंदोलनकारी हैं और विपक्ष भी सदन से लेकर सड़क तक पर अड़ा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। ऐसे में सरकार को दोहरी चुनौतियां मिल रही हैं। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या छात्र आंदोलन लंबा चलेगा, ये भी एक सवाल है। इतिहास बताता है कि छात्र आंदोलनों में ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होता है। छात्रों की पढ़ाई होती है, परीक्षाएं होती हैं, आर्थिक सीमाएं होती हैं। यही कारण है कि अधिकांश छात्र आंदोलन कुछ समय बाद कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन हर आंदोलन एक जैसा नहीं होता है। यदि छात्रों को, शिक्षकों, अभिभावकों, पूर्व छात्रों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों का लगातार समर्थन मिलता है तो आंदोलन केवल धरना नहीं रह जाता, वह एक व्यापक सामाजिक बहस में बदल जाता है। यही वह बिंदु है जहां सरकार की चिंता बढ़ सकती है। चिंता इसलिए बढ़ सकती है कि अभी जो जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन चल रहा है उसे एक ऑनलाइन पार्टी सीजीपी का समर्थन तो है ही है, वो उसका आंदोलन कर रही है। विभिन्न छात्र संगठनों, विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र संगठन भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विपक्ष भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है और पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उनके साथ विपक्ष खड़ा हुआ है। तो इस वजह से इसकी पूरी संभावना है कि यदि प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं अपने पद से तो ये आंदोलन लंबा चल सकता है और ये तब तक चल सकता है जब तक कि प्रधान अपने पद से इस्तीफा न दें। क्या सरकार आंदोलन को थकाने की कोशिश करेगी, यह एक सवाल है। भारतीय राजनीति में यह कोई नई रणनीति भी नहीं है। यही सरकार पिछले कई आंदोलनों को लेकर ऐसा कर चुकी है। पिछले साल जब किसान आंदोलन हुआ था तो सरकार ने यही रणनीति अपनाई थी, लेकिन बाद में उसे वह 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे। इसके अलावा पहलवानों का आंदोलन हुआ था तो उसको भी सरकार ने लंबा खींचकर थकाने की कोशिश की थी और वो थक भी गए, हट भी गए, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो यही रणनीति इस आंदोलन के बारे में भी सरकार अपना सकती है, अपनाती दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने आंदोलन की जगह पर यानी जंतर मंतर पर तमाम सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है, जिसमें सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है और एआरएफ जो कि पहले से ही है। और 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था उसमें पैलेट गन चलने की भी खबरें आई हैं और इसका प्रमाण भी सामने आया है। आज राहुल गांधी ने एक घायल छात्र जो पैलेट गन से घायल हुआ था उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार पे आरोप लगाए हैं कि उसने जो है पैलेट गन चलाई है और उससे छात्र गंभीर घायल है, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई है, उसका इलाज चल रहा है, हालांकि लंबा चलेगा। पैलेट गन एक मतलब गंभीर मसला है और ये किसी आंदोलन पर चलाने के लिए प्रतिबंधित भी बताई जाती है और अगर इसका इस्तेमाल किया गया है ये काफ़ी बड़े आक्रोश का कारण बन सकता है और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है तो वो इससे पीछे हटने वाले नहीं है और उनकी जो 3 शर्तें हैं उसको सरकार को देर सवेर मानना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कई बार सरकारें सीधे टकराव से बचते हुए इंतजार करती हैं कि समय के साथ आंदोलन की ऊर्जा कम हो जाए। यदि भीड़ घटती है तो सरकार के लिए राजनीतिक दबाव भी कम हो जाता है। दूसरी ओर यदि प्रदर्शन लंबा चलता है और प्रशासन को लगता है कि कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो प्रदर्शन स्थल खाली कराने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात होगा कि आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहे। किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं आंदोलन की नैतिक ताकत को कम कर सकती हैं और सरकार को कड़ी कार्रवाई का आधार भी दे सकती हैं। इसलिए लोकतांत्रिक आंदोलनों में अनुशासन सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है और इसी अनुशासन को
तोड़ने और भंग करने की कोशिश सरकार की तरफ से होती है, सत्ता की तरफ से होती है, इस आंदोलन में भी की जाएगी। और जब यह अनुशासन टूटेगा तो सरकार को एक बहाना मिलेगा और वह दंडात्मक कार्रवाई करके आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से खदेड़ देगी, जिसका एक नमूना जो है 20 जुलाई को सरकार ने दिखाई दिया है। तो मोदी सरकार के लिए राजनीतिक जोखिम क्या है इस आंदोलन से? तो आते हैं अब राजनीति पर। यदि आंदोलन सीमित दायरे में रहता है तो सरकार पर असर भी सीमित रहेगा, लेकिन यदि यह युवाओं के भरोसे, शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही जैसे व्यापक मुद्दों से जुड़ जाता है तो इसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि यह बढ़ ही गया है और तमाम मुद्दों से जुड़ गया है। भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। युवा मतदाता हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि किसी बड़े वर्ग में यह धारणा बनती है कि उनकी चिंताओं को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया है तो इसका राजनीतिक असर हो सकता है और देखा जा सकता है। हालांकि यह भी उतना ही सही है कि चुनावी परिणाम केवल एक मुद्दे से तय नहीं होते हैं। आर्थिक स्थिति, रोजगार, महंगाई, क्षेत्रीय राजनीति, स्थानीय उम्मीदवार और अनेक अन्य कारक भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करते हैं। हालांकि इस आंदोलन से ये सारे कारक जुड़े हुए हैं, एक दो को छोड़ के। इसलिए यह कहना कि केवल इस आंदोलन से सरकार को निश्चित राजनीतिक नुकसान होगा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि बहुत कुछ इसमें निहित भी है, लेकिन यदि आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना रहता है और उसका दायरा बढ़ता है तो सरकार के सामने राजनीतिक चुनौतियां अवश्य बढ़ सकती हैं। अब अंतिम प्रश्न, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? इसका उत्तर आज किसी के पास नहीं है। सरकार राजनीतिक लाभ हानि का आकलन करेगी। यदि उसे लगे कि मंत्री को बनाए रखने की राजनीतिक कीमत अधिक है तो वह बदलाव पर विचार कर सकती है। यदि उसे लगे कि दबाव के आगे झुकना अधिक नुकसानदेह होगा तो वह मंत्री के साथ खड़ी भी रह सकती है। अभी दोनों संभावनाएं खुली हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे का प्रश्न नहीं रह गया है। यह युवाओं के विश्वास, जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवाद की भी परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार संवाद का रास्ता चुनती है या आंदोलन अपनी एकजुटता बनाए रखता है, या फिर दोनों पक्ष किसी समाधान तक पहुंचते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह सहमति का समाधान संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से निकले। तो आपकी क्या राय है? क्या सरकार को कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेना चाहिए या बिना इस्तीफा के भी इस विवाद का समाधान संभव है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी।